So hello everyone. Till now we have discussed about what is microprocessor and what is microcontroller. Basically, we have seen the differences between them, and we have understood the definition of microprocessor in the previous lecture. So एक बार हम उसे रिकॉल करते हैं तो हमने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक क्या डिफरेंसेस देखे थे कि माइक्रो प्रोसेसर्स आर जनरल पर्पज प्रोसेसर्स which are basically reprogrammable and for example जो हम लोग अपना पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उनमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं ओके एंड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो भी सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर जिस सिस्टम में इंक्लूड होता है वो सिस्टम दैट सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग large data comparison to microcontrollers and so जो इसमें स्टोरेज पर्पस के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर वाले सिस्टम में उसमें जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो उनकी कैपेबिलिटी स्टोरेज की ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क सो दिस इज द characteristics of system which includes microprocessor within it. Now, if we talk about the microcontroller, so microcontrollers are generally used in embedded systems, which are used for not general purpose but specific control applications. This is the basic difference between the applications. Okay. For example, we have discussed about lots of examples in the previous lecture. For example, washing machine, air conditioner, fridge, refrigerator. In healthcare applications, in telecom applications. So there are we can see lots of examples in our day-to-day life and also everywhere in every aspect of life. So this is the basic difference between microprocessor and microcontroller. And microcontrollers are not available for the reprogrammable to the end user. एंड यूजर जो है इसे रीप्रोग्राम नहीं कर सकता क्योंकि ये स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है. सो इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. इसके डेफिनेशन पे हमने चर्चा किया था और इसके ब्लॉक डायग्राम को भी समझा था कि माइक्रो प्रोसेसर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है तो हमने देखा था जो टॉपिक जिसमें कंप्यूटर block diagram of computer with block diagram of computer with microprocessor as its CPU. Microprocessor as its CPU. उस ब्लॉक डायग्राम में माइक्रो प्रोसेसर है और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी. So we have finished in the previous lecture at this topic. Just recalling, क्या देखा था हमने कि what is microprocessor? So microprocessor is basically the work of microprocessor is similar to that of CPU. But अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो CPU में जो कौन सी यूनिट्स होती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट और जो रजिस्टर एरे होता है वो सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स होते हैं. मीन्स एक सिंगल चिप पे नहीं होते हैं बल्कि डिस्क्रीट कंपोनेंट्स होते हैं. जबकि माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंप्राइजेज ऑल दीज यूनिट्स लाइक ALU, CU एंड रजिस्टर एरे ऑन अ सिंगल चिप. सो दिस इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर. इसमें जितने भी यूनिट्स हैं ALU, CU and register array, all these units are fabricated on a single chip. So this is called microprocessor. ठीक है. तो और ये कैसे पॉसिबल हुआ? CPU से माइक्रोप्रोसेसर की जर्नी कैसे पॉसिबल हुई? So पॉसिबल ऐसे हुआ कि with the advent of semiconductor technology,
जब पहले तो ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद जो आईसी का इन्वेंशन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का। सो उसके बाद जो आईसी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते गए, तो आफ्टर 1960 के बाद ये एडवांसमेंट होते गए, तो the designers were able to put more and more components on a single chip. इसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो प्रोसेसर came into the picture due to the advancement of IC technology, IC फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद फिर अपन माइक्रो कंट्रोलर की अगर बात करें, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमने एप्लीकेशन वाइज तो देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। फिर अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो माइक्रो कंट्रोलर में यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, जिसमें कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर है, तो इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कह सकते हैं। इसमें वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तो होता ही है, इसके साथ ही साथ मेमोरी and IO interfacing, IO means input output interfacing circuits, and some other additional devices like analog to digital converter, timer, serial input output. So this is the block diagram of microcontroller. इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं ब्लॉक डायग्राम में। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है which consists of arithmetic logical unit, control unit and register है, ओके। इसके अलावा ये तो होता ही है, इसके साथ ही साथ एक सिंगल आईसी पर मेमोरी भी होता है, interfacing circuits for input output, and some other additional devices like analog to digital converter, serial input output, timer, and some other additional devices. So the additional devices will be discussed later in the syllabus, but for now we should know what does a microcontroller consist. Okay, these devices will be discussed later, but for now we are हम बस ये देख रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी, interfacing circuits for input and output, and some other additional devices like analog to digital converter, timer, serial line. जितने भी ये devices हम देख रहे हैं, वो सारे components microcontroller में एक single IC पर fabricate होता है। So this is the basic difference between microprocessor and microcontroller. So क्या क्या differences हो गए? We can conclude now कि what are the differences between microprocessor and microcontroller। अगर हम architecture wise बात करें, तो microprocessor consists of arithmetic and logical unit, control unit and register unit, while microcontroller consists of microprocessor unit, memory, input output interfacing circuits, and some other additional devices like analog to digital converter, timer and serial input output. The next difference is in microprocessor does not include the external memory on its on a single IC, but in microcontroller for जिस एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, उस एप्लीकेशन में इतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, वो भी इसमें उसी आईसी पर होती है, ठीक है, उसमें यूज की जाती है। फिर इसमें माइक्रो प्रोसेसर में इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेज या अदर एडिशनल डिवाइसेज भी होती है। तो आर्किटेक्चर की बात करें तो ये डिफरेंस है, और बाकी एप्लीकेशन वाइज डिफरेंस तो हमने देखा ही था इसके पहले। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? वही ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ
जब माइक्रो प्रोसेसर के बाद द डिजाइनर्स वेर एबल टू put more and more number of components on a single IC. So इसकी वजह से microcontroller came into picture. Now ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, या हम जो कह लें एडवांसमेंट जो है, एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. जो एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसको कुछ ग्रुप में या कुछ एरा में से डिवाइड किया गया है. So first of all transistor came into picture, after invention of transistor IC came into picture, and जब IC का इन्वेंशन हुआ उसके बाद IC क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट. जब फर्स्ट IC का इन्वेंशन हुआ था उसमें two transistors were put together, okay, fabricated together. उसके बाद the designers were able to put more and more number of components on a single IC. तो जो पहला एडवांसमेंट का जो टर्म दिया गया है उसमें बोलते हैं SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. So in small scale integration, on a single IC there are about less than or equal to 10 components. So एक single IC पर 10 या 10 से कम, मतलब less than 10 components are there. Components means electronic components like transistor, diodes, resistors, etc. जो भी components डिवाइस में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो बोला जा रहा है. तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में एक ही आईसी पर about equal to or less than 10 components were fabricated on a single IC. Okay, तो इसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. After that, due to more advancement in semiconductor fabrication technology, the designers were able to put more and more number of components. So the next term, that is medium scale integration. Medium scale integration. तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो अबाउट हंड्रेड्स में होते हैं. ठीक है, एक ही आईसी में 100 के अप्रॉक्स कंपोनेंट्स एक ही आईसी में फैब्रिकेट किए जाते हैं. फिर और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और इंक्रीज हुए तो देन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो कंपोनेंट्स थे वो एक ही आईसी में 1000 कंपोनेंट्स कैन बी could be fabricated on a single IC. तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. इसके बाद फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और इंक्रीज होते गए, जिसकी वजह से जो हमने यूज़ किया उसके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. इसमें हम कह सकते हैं कि मोर देन 10,000 कंपोनेंट्स would be fabricated on a single chip. उसके बाद अभी का अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मिलियंस में कंपोनेंट्स जो एक ही आईसी में होते हैं, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल आईसी. तो हम कह सकते हैं, उसे नाम दिया गया जो टर्म इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में thousands and millions of components can be fabricated on a single chip. So this is the process of advancement in fabrication, IC fabrication technology. तो इसी ये जो देख रहे हैं, ये जो कई सारे इस इंटीग्रेशन के अलग अलग एडवांसमेंट के जो स्टेजेस हैं, इसके बेसिस पर जो माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर को कई सारे जनरेशंस में डिवाइड किया गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक
on the generations of the microprocessor. So microprocessor is basically divided into 5 generations depending on which technology is being used and which type of fabrication technology is being used and due to other characteristics. So now uh, we can say that evolution of microprocessors. Microprocessor की evolution की बात करें तो there are 5 generations. First is called first generation microprocessors. First generation microprocessors. ओके, तो फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर्स में बेसिकली जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है फैब्रिकेशन की, PMOS टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर. और जो सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर केम into picture, the first microprocessor came into picture was Intel 4004 in 1971. In 1971, and it was introduced by Intel Corporation. तो सबसे पहला जो माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ वो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा रिलीज किया गया था. द नेम वाज इंटेल 4004 in 1971. तो इसमें जो ये जो है वो फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आता है और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर्स में यूज हुई थी वो PMOS टेक्नोलॉजी. एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट these types of microprocessor, these types of devices were not compatible with TTL, not compatible with TTL transistor logic, TTL transistor logic. Okay, so इसका एडवांटेज तो ये था कि these were cheaper, low cost, but इनकी जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी, की स्पीड बहुत जो स्लो थी. ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने देखा इंटेल 4004 और ये जो फर्स्ट ये तो 1971 में यूज़ हुआ था और उसके बाद ये जो पूरा जनरेशन है वो 1971 से 1973 के दौरान जो भी माइक्रोप्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस या रिलीज हुए उनको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, सो इसमें इंटेल 4004 और अदर भी एग्जांपल्स हैं लाइक इंटेल 8008 एंड नेशनल IMP 16. So these are some examples of first generation microprocessor. Now the next generation is second generation microprocessor. The second generation microprocessors were introduced in 1973. And second generation microprocessors were compatible with transistor logic. और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में तो PMOS टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, सेकेंड जनरेशन में NMOS टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ड्यू टू विच these transistors were having higher density than first generation microprocessor and इनकी स्पीड भी first generation microprocessor से कुछ faster थी. So these are the basic characteristics and the example of second generation microprocessors Intel 8080, Intel 8085. So these are some examples of second generation microprocessors. Now third generation microprocessor. ये comes to the third generation microprocessor. अच्छा ये जो प्रोसेसर थे वो
8 बिट 16 बिट या 4 बिट फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर्स थे वो 4 बिट या 8 बिट एंड उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया जनरेशन और उसमें फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया तो नंबर ऑफ बिट्स ऐसे ही 4 बिट 8 बिट क्या है यू विल सी लेटर व्हाट इज 8 बिट प्रोसेसर व्हाट इज 4 bit processor what is 16 bit processor we will understand just after the topic for now we can understand that अगर कोई प्रोसेसर 4 बिट का है 8 बिट का है या 16 बिट का है तो ये जो बिट है इसको बोलते हैं इसका जो टर्म है उसको तो हम बोलते हैं वर्ड लेंथ ये क्या बताता है कोई प्रोसेसर कितने बिट का है ये इसे बोलते हैं वर्ड लेंथ और ये बताता है कि वो प्रोसेसर दैट प्रोसेसर कैन प्रोसेस how many number of bits at a time. For example, if a processor is of 4 bit, then it can process 4 bits at a time. Okay. So this is all about word length. Now we have discussed about second generation processor. Now third generation processors. So third generation processors were introduced in 1978. 1978 and इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसे हम कहते हैं थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स. It is the third generation microprocessors were introduced in 1978 using HMOS technology. What is HMOS technology means? It is high density MOS technology. So high density MOS technology का जो एडवांटेज है वो है कि इनकी स्पीड और प्रोडक्ट बेटर होता है और ये जो अदर टेक्नोलॉजीज जो अदर प्रीवियस टेक्नोलॉजीज हैं मीन्स NMOS PMOS टेक्नोलॉजीज उनसे फास्टर होती है और इनकी स्पीड और प्रोडक्ट भी बेटर होता है. सो the third generation microprocessors were using HMOS technology. And in third generation microprocessors, the example is 8086 and Intel 8086. Intel 80186. These are some examples of third generation microprocessors. Now, the next generation is fourth generation microprocessor. Fourth generation microprocessors. The fourth generation microprocessors were introduced in 1980. Okay, 1980. और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी that is HCMOS, that is called as HCMOS, and this is the low power version of HMOS technology. ये टेक्नोलॉजी इसमें फोर्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर्स में यूज हुई थी और these were 32 bit processors. और इसमें जो एग्जाम्पल की बात करें हम तो इंटेल 80386 is example of fourth generation microprocessor, and also we can say Intel 80486. Now the next generation is fifth generation microprocessor. The fifth generation microprocessor was introduced in 1993 और इसमें जो माइक्रोप्रोसेसर आया था वो इंटेल पेंटियम. तो यहाँ से जो हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर, इनके जो ये जो 32 बिट का प्रोसेसर था और आफ्टर दैट इसके बाद यहाँ से जो है इनकी स्पीड में काफ़ी एडवांसमेंट होता है क्योंकि जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है प्रोसेसर्स की फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर्स की वो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में होती है.
तो इस प्रोसेसिंग जो स्पीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। ओके, तो इंटेल पेंटियम जो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, एंड दिस वाज 32-बिट प्रोसेसर। उसके बाद और भी प्रोसेसर बहुत सारे आए। आप सभी यूज़ करते हो लैपटॉप, उसमें आप देखते हो कि प्रोसेसिंग स्पीड तो स्पीड होती है, जो क्लॉक स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में होती है। So yeah, see, this was all about the uh, evolution of microprocessor. Okay, so this was all about the evolution of microprocessor. Now we will see about the microprocessor architecture. हमने अभी तक माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक डिफरेंसेस देखे, जो हमारा सब्जेक्ट है। अभी तक हमने देखा कि समझा कि होता क्या है दोनों, और दोनों के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक जनरल आइडिया हमने ले लिया। उसके बाद हमने सबके ब्लॉक डायग्राम भी देखे। उसके बाद अब हम लोग माइक्रोप्रोसेसर से विल स्टार्ट फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर एंड पहले माइक्रोप्रोसेसर का हम लोग बेसिक आर्किटेक्चर देखेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर की बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। So now we are going to understand what is microprocessor architecture and what are its operations. Microprocessor architecture and its operations. तो माइक्रोप्रोसेसर ब्लॉक डायग्राम में भी हमने ये थोड़ा समझा था कि माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है। जो पूरा यूनिट होता है, जो पूरा एक सिस्टम होता है, उसमें प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है कैसे काम करता है, सबसे पहले जो भी माइक्रोप्रोसेसर का जो भी कैपेबिलिटी है वो पहले से डिफाइंड है कि माइक्रोप्रोसेसर कौन सा माइक्रोप्रोसेसर किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। दैट इज डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर itself, and the manufacturer also provides some instruction set related to what kind of operations specific or particular microprocessor can perform. तो माइक्रोप्रोसेसर जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है उसे सबसे पहले उसे इनपुट डिवाइस के थ्रू मेमोरी में उसे स्टोर कराया जाता है। तो इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट विच कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। ओके, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, माइक्रोप्रोसेसर वहाँ से मेमोरी से इट कैन रीड मेमोरी से ये माइक्रोप्रोसेसर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। रीड करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर उसे जिस तरह का भी इंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऑपरेशंस वो जो हैं वो कई तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जनरल बात हो रही है। फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद या प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटपुट या जो भी रिजल्ट आएगा उसको या तो अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है, मेमोरी भी स्टोर कर सकता है, या फिर किसी आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल एलईडी, लाइट इनपुट डायोड, किसी आउटपुट डिवाइस को भी सेंड कर सकता है। तो जो बेसिक वर्किंग है, जो फंक्शनैलिटी है माइक्रोप्रोसेसर की, ऐसे होती है। ठीक है, तो एक आर्किटेक्चर की बात करें, माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करें, तो उस आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी। उस आर्किटेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर, अभी हम लोग जो इसमें जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम आगे भी इसमें पढ़ेंगे 8085 को डिटेल में। तो अभी हम बेसिक जो आर्किटेक्चर की बात करें उसमें 8085 का एग्जांपल लेते हैं इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए। तो मेमोरी
इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अभी जो हमने बेसिक फंक्शनिंग समझा उसमें हमने क्या देखा कि ये जो सारे डिवाइसेस हैं, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस और ये माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं फॉर द डेटा ट्रांसफर। और जैसे जो भी हमें इनपुट देना है वो इनपुट मेमोरी में स्टोर कराने के लिए कराना होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन या डेटा को रीड करेगा, तो फिर ये दोनों आपस में इनमें डेटा का ट्रांसफर होगा। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर अगर आउटपुट डिवाइस को सेंड करता है, तो फिर अगेन देयर विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस। सो हम देख रहे हैं कि ये जो सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्ट करने के लिए there is provision of some set of wires which is called bus, BUS. इसे हम ये बस क्या है? बस इज द कम्युनिकेशन, बस इज कॉम्बिनेशन ऑफ the communication bus is a combination of wires which is used for communication between microprocessor, memory input and output device. तो कई तरह की बसेस होती हैं जो हम लोग इस आर्किटेक्चर में देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप की बस होती है, यूज होती है माइक्रो प्रोसेसर में, उसे हम कहते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस के बाद जो नेक्स्ट बस है उसे हम कहते हैं डेटा बस। और there is one more type of bus that is called control bus. So this is जो डायग्राम आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन या माइक्रो प्रोसेसर बस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम बेसिकली तीन तरह के बस के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो तीन तरह के बस जो लिखे हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, इनका क्या काम है। तो बस क्या होता है, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि व्हाट इज बस। तो bus comprises group of conducting wires or conducting lines which is used for data transfer among all these devices, microprocessor, input device, memory and output device. तो bus conducting wires या कम्युनिकेशन वायर्स का ग्रुप है। मतलब एक बस में कई सारे वायर्स हो सकते हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम है अलग अलग तरह की डेटा को ट्रांसफर करना। जैसे डिपेंड करता है कि कौन सा बस है। तो बसेस को मेनली तीन तरह के क्लासेस में डिफाइन किया गया है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो अगर हम एड्रेस बस की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में there are 16 address lines. Bus is what? What is bus? Bus is nothing but
ग्रुप ऑफ लाइंस। ओके, तो जो एड्रेस बस है वो ग्रुप ऑफ 16 लाइंस, दिस इज डिनोटेड बाय A0 to A15। तो इसका काम क्या होता है, इसके काम को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए आपको कुछ कोई भी चीज़ या कोई भी लेटर या कुछ आपको यहाँ से कहीं और भेजना है, अपने घर से आपको किसी अपने रिलेटिव के यहाँ भेजना है दूसरे शहर में रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जो भी आपके पास लेटर है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप अ, भेजोगे, स्पीड पोस्ट करोगे। तो वहाँ पे भेजने के बाद एनवलप पे आप उसका एड्रेस मेंशन करोगे, कैसे जाएगा वो अपने डेस्टिनेशन पर। सबसे पहले आप उसका एड्रेस मेंशन करोगे, तो उसी एड्रेस से तो आइडेंटिफाई होगा कि उसे जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। तो सेम यही काम होता है यहाँ पे एड्रेस बस का। माइक्रो प्रोसेसर को कौन से डिवाइस से इंटरेक्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। फिर अगर माइक्रो प्रोसेसर को सपोज इनमें से किसी एक डिवाइस से इंटरेक्ट करना है, तो इंटरेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर पहले स्टेप में क्या करेगा, सबसे पहले ये एड्रेस बस पर एड्रेस को प्लेस करेगा और ट्रांसफर करेगा, जिससे कि वो डिवाइस आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो एड्रेस बस का काम क्या होता है, एड्रेस बस का काम ये होता है कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द एड्रेस फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू द अदर डिवाइसेस लाइक मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सो एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि इसमें ये जो एड्रेस सेंड करने के लिए यूज हो रहा है, एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है, और ये कौन भेज रहा है एड्रेस, माइक्रो प्रोसेसर सेंड कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अदर डिवाइसेस को। सो द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो फॉर 8085 देयर आर 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स। एड्रेस बस में 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं एड्रेस बस से, कि जो एड्रेस बस है वो एड्रेस बस का काम क्या है, एड्रेस बस का काम है एड्रेस को ट्रांसफर करना। तो किसी माइक्रो प्रोसेसर में कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स यूज हो रहे हैं, इससे ये डिसाइड होगा कि उस माइक्रो प्रोसेसर में कितनी कैपेसिटी की मेमोरी यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स यूज हो रहा है, ठीक है, तो जनरली अभी तो हम लोग इसका आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, फिर जब हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो भी इसमें डेटा ट्रांसफ़र होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में से होते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बाइनरी डिजिट्स पे, दैट इज़ 0 और 1। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इसमें 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस को यूज किया जा रहा है, तो 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस जो मैक्सिमम यूज आइडेंटिफाई हो सकते हैं वो 2 to the power 16 नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इस तरह से जो एड्रेस लाइंस अगर हम मान लें कि स्मॉल एन नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस माइक्रो प्रोसेसर में है, किसी माइक्रो प्रोसेसर में, तो जो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो कैपिटल एन नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस that is in this example is 16, and capital N is number of memory locations that can be identified, maximum number of memory locations that can be identified. And for this example it is 2 to the power 16, that is 2 to the power 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 to the power 10 into 2 to the power 6, तो ये कितना हो गया 2 to the power 6, ये हो गया 64, और 2 to the power 10 को लिख सकते हैं 1 किलो बाइट। ओके, तो 64 किलो बाइट का जो मेमोरी लोकेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आइडेंटिफाई हो सकता है। ये जो मेमोरी लोकेशंस का जो ये कॉन्सेप्ट है 2 to the power स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन, इसको हम लोग वी विल सी लेटर आल्सो इन द
टॉपिक मेमोरी, जब हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे वहाँ पे फिर उसको देखेंगे। फिलहाल हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि किसी एड्रेस बस पे कितने नंबर ऑफ लाइंस यूज हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितने आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एड्रेस बस का काम देखा कि एड्रेस बस इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस from microprocessor to input output device or to memory or other peripheral devices, and address bus is unidirectional in microprocessor, and the address bus also determines the maximum number of memory that can be identified with the microprocessor. Okay, so this is all about the address bus. Now if we talk about the डेटा बस, तो एक बार जब हमारी वो डिवाइस आइडेंटिफाई हो गई कि किस डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाहता है, उसके बाद डेटा का ट्रांसफर होगा उन दो डिवाइसेस के बीच में, सपोज मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। तो डेटा बस इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो डेटा का ट्रांसफर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि डेटा का ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को भी हो सकता है और मेमोरी से भी माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है, तो दोनों डायरेक्शंस में है। सो द डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल एंड फॉर 8085 देयर आर 8 डेटा बसेस, देयर आर 8 data buses that is denoted by D0 to D7. Data bus is used to transfer the data between either microprocessor or memory or input and output devices. Okay. Now control bus. So control bus यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एड्रेस बस है उसे यूनिडायरेक्शनली शो किया गया है। देखिए इसका जो एरो का जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी और टू इनपुट डिवाइस और टू आउटपुट डिवाइस। और अगर हम डेटा बस की बात करें तो डेटा बस इज शोन बाई डायरेक्शनल। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल है और इनपुट डिवाइस से डेटा को माइक्रोप्रोसेसर रीड कर सकता है और आउटपुट डिवाइस को माइक्रोप्रोसेसर सेंड कर सकता है। सो डायरेक्शन इज अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस की अगर बात करें तो कंट्रोल बस is not like these buses, address bus and data bus. This is not collection of the lines, but this is the group of individual lines. This is the group of individual lines. कंट्रोल बस का काम ये होता है कि जो भी इनमें टाइमिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको सिंक्रोनाइज करना, और माइक्रो प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो हर स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए कंट्रोल बस स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। तो कंट्रोल बस इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लाइंस which is used for timing synchronization purpose and to generate control signals for specific operation by the microprocessor. For example, हम आगे पढ़ेंगे जब इसके ऑपरेशन, अभी हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, जब माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे मेमोरी से रीड करना या मेमोरी पे राइट करना या इनपुट डिवाइस से रीड करना या आउटपुट डिवाइस पे राइट करना। तो ये सारे अलग अलग ऑपरेशंस हैं। हर ऑपरेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट टाइप का कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। दिस इज द यूज ऑफ कंट्रोल बस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बस आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस के बारे में।